वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर वसीम। दोस्तों, आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, चाहे यूजीसी नेट या किसी भी सेट एग्ज़ाम में, इवन पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम्स। सो आज जो वीडियो है ये है जेके सेट इंग्लिश 2013 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हालांकि एक तो हम उसका करेक्ट ऑप्शन के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, जिससे हम कई क्वेश्चंस इस एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। जो भी अपकमिंग यूजीसी नेट या जेके सेट या एनी सेट एग्जाम और पीजीटी टीजी देना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और इसमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। So let's get started. The question number one is, who among the following wrote a book with the title The Age of Reason? दोस्तों, द एज ऑफ रीज़न जो है ये लिखी है, मैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ प्रोनाउंस करूँगा बिकॉज आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। द एज ऑफ रीज़न जो बुक है ये थॉमस पेन ने लिखी है, एंड द एज ऑफ रीज़न इज़ एक्चुअली अ थियोलॉजिकल वर्क, एक रिलीजियस वर्क है ये, जो पब्लिश हुई 1794 to 1807। क्वेश्चन नंबर टू इज, द स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम is by I think therefore I am। So four options are there। ये लिखा है, ये स्टेटमेंट दिया है डेस्क्रेट्स ने, और ये जो स्टेटमेंट है ये एक डिक्टम है जो कॉइन किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जिनका नाम है रेन डेस्क्रेट्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए इन्होंने दिया था डिस्कोर्स ऑन मेथड, अपनी एक बुक है 1637 में। देन इसका पूरा जो स्टेटमेंट है, ट्रांसलेशन इसका, आई थिंक देयर फोर आई एम, दैट इज आई एम थिंकिंग देयर फोर आई एग्जिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन had a significant impact on। इसमें ऑप्शंस है विक्टोरियन लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, देन नियो क्लासिकल लिटरेचर। आपको पता होना चाहिए ये जो पीरियड्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर है उनका टाइम लाइन क्या है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये 1789 में स्टार्ट हुआ था। तो जब हमें इन पीरियड्स का पता होगा, इन लिटरेचर्स का पता होगा कि ये किस पीरियड में था, तो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट किस पे पड़ा। देखो, जो एनलाइटनमेंट पीरियड या नियो क्लासिकल पीरियड था जिसमें नियो क्लासिकल लिटरेचर आ गया, उसका टाइम लाइन है 1660 टू 1790। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रोमांटिक पीरियड जिसमें रोमांटिक लिटरेचर आ गया, उसका टाइम लाइन है 1790 टू 1830। देन वी हैव विक्टोरियन पीरियड जिसमें विक्टोरियन लिटरेचर आया, इट इज़ 1832 टू 1901 जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है। Then we have modern literature, which is roughly from 1914 to 1945. After 1945, we have postmodern literature. Then we can see कि जैसे हमने देखा 1790 to 1830 romantic literature है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन 1789। सो दैट्स हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो रोमांटिक लिटरेचर पे पड़ा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन पे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो इसका कि कब से स्टार्ट हुआ, और दूसरा इनके आइडियल्स वगैरह क्या थे, जैसे कि मोनार्की खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई फ्रेंच रेवोल्यूशन से, एंड दे टॉक्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीज़ें आपको इसमें से पूछ सकते हैं। Then question number four is, ideology and ideological state apparatuses is an essay by। ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस, ISA। ये एक ऐसे है, किन्होंने लिखा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज लुइस ऑल्थ्यूजर।
दोस्तों, दो तरह के मेथड्स जो स्टेट है वो यूज़ करती है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। एक है RSA, दैट इज़ रिप्रेसिव स्टेट apparatus। दूसरा है आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus। रिप्रेसिव स्टेट apparatus में कुछ जो टूल्स है वो है गवर्नमेंट, कोर्ट्स, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, इनको यूज़ करते हैं। आइडियोलॉजिकल में आइडियोलॉजी यूज़ की जाती है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, मीडिया आउटलेट्स, रिलीजियस प्लेसेस लाइक चर्च, और इट कैन बी मस्जिद और मंदिर, एंड सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब्स। इन सारी चीज़ों के थ्रू जो है एक जो सप्रेस्ड क्लास है, ओप्रेस्ड क्लास है उनको, या सबॉर्डिनेट क्लास है उनको कंट्रोल किया जाता है। सो सिंपली आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसिस एक ऐसे है जो दिया है लुइस ऑल्थुजर ने। Coming to question number 5, the term cultural materialism is associated with. The term cultural materialism is associated with. It is associated with Shabash. It is associated with Raymond Williams. Now, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कल्चरल मटेरियलिज्म जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। दोस्तों, कल्चरल मटेरियलिज्म एक थ्योरेटिकल मूवमेंट है जो इमर्ज हुआ था 1980s में along with न्यू हिस्टोरिसिज्म। सो न्यू हिस्टोरिसिज्म भी 1980s में आया था और कल्चरल मटेरियलिज्म जो है ये भी 1980s में आया था। And Williams viewed culture as a productive process. For him, the study of the literatures of any age would reflect the dominant values of that society। मतलब यही है कि जो dominant values है किसी society के, वो उसके literature में reflect करते हैं। That is cultural materialism. Okay, now question number 6 is Imagined Communities is a book by Imagined Communities किसने लिखी है? Yes, it is by Benedict Anderson. Now, Imagined Communities जो है ये एंडरसन ने दिया है, एंड ही इट डिपिक्ट्स अ नेशन एज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी। सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी जो नेशन है ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी होता है विच इज एक्चुअली इमेजिन्ड बाय पीपल who perceives themselves as part of a group. Then we have question number 7. The phrase the willing suspension of disbelief occurs in. It's very simple, many times asked in different exams. Willing suspension of disbelief, Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge. अब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, देखो सिंपली याद रखना, जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी कुछ भी होती है, खासकर बॉलीवुड मूवीज़, उनमें जब पीटा जाता है, हीरो पीटता है खतरनाक तरीके से और उसको 10 20 30 बंदे पीटते हैं और वो मरता नहीं है, लास्ट तक जिंदा रहता है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अगेंस्ट योर इमेजिनेशन, या वो माइंड के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो उस टाइम आपको एक बिलीफ होता है कि इसको मरना चाहिए, लेकिन वो जिंदा कैसा है वो आपका डिसबिलीफ है। सो अगर आपको आर्ट या एंटरटेनमेंट को एंजॉय करना है, उस डिसबिलीफ को आपको टेम्पोररीली सस्पेंड करना है और विलिंगली करना है सस्पेंड, देन ओनली आप किसी आर्ट को, किसी एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। सो द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इट ऑकर्स इन, और इट इज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया जो लिखा है सैमुअल टेलर कोलरिज ने। Question number 8 is the literary prize Booker of Bookers was awarded to. Now Booker of Bookers जो award है ये मिला है सलमान रश्दी को। Okay, question number 9. Which post-war British poet was involved in a disastrous marriage with Sylvia Plath? देखो सिल्विया प्लॉथ जो है इनकी मैरिज हुई जिसमें डाइवोर्स हुआ था लेटर ऑन टेड ह्यूज के साथ। टेड ह्यूज। ओके, जॉर्ज एलियट्स नॉवल मिडल मार्च इज सबटाइटल्ड। ये भी कई बार पूछा जाता है कि
इसका सबटाइटल क्या है, उसका सबटाइटल क्या है, कई बुक्स का सबटाइटल आपको याद रखना चाहिए ना। मिडल मार्च का जो सबटाइटल है वो है, शाबाश, यस, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, a study of provincial life. Coming to next question, that is question number 11. Okay. Leopold Bloom is a fictional character in. Now Leopold Bloom जो है ये fictional character है, शाबाश, yes, यूलिसिस। यूलिसिस एक नावल है जेम्स जॉयस की जो 1922 में पब्लिश हुई। वेरी इंपॉर्टेंट नावल। जस्ट लाइक 1922 में और एक वर्क पब्लिश हुई थी इंपॉर्टेंट, वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु among the following is associated with the ideology of utilitarianism? Utilitarianism. Okay, it is J.S. Mill, John Stuart Mill, who is associated with the ideology of utilitarianism. So, next question is, which famous American novel opens with Call Me Ishmael? Okay, Call Me Ishmael, it is very simple. Yes, it is Moby Dick. Very important, must read, work, novel. मॉबी डिक, कॉल मी इस्माइल। दोस्तों मॉबी डिक जो है इसका सब टाइटल है, जैसे हमने ऊपर देखा क्वेश्चन, सब टाइटल मिडल मार्च का द प्रोविंशियल लाइफ, इसी तरह से मॉबी डिक का सब टाइटल है द वेल। और 1851 में मॉबी डिक लिखी गई। हरमन मेलविल जो एक अमेरिकन राइटर था, उन्होंने लिखा। इसमें वेलिंग का कंसेप्ट है, एक शिप में जिसको चला रहा है कैप्टन अहब, और उस शिप का नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, शिप का नाम क्या था? उसका नाम है पीक्वाइड, PEQUOD, पीक्वाइड। और ये वेनिजेंस है, रेवेंज है, जो कैप्टन अहब लेना चाहता है, किसका? मॉबी डिक का। मॉबी डिक यहाँ पे एक जाइंट वेल है, जो स्पर्म वेल है, बहुत बड़ी, जिन्होंने उसकी लेग जो है वो काटी थी जब वो प्रीवियस वोयाज पे गया था। अब ये दूसरी बार जो है कैप्टन अहब ये अब वेलिंग के लिए जाता है, उसको बदला लेने के लिए, मॉबी डिक को। ओके, सो नाउ डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन, these lines are from। so कई जो poems हम पढ़ते हैं उनकी important lines ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। as idle as a painted ship upon a painted ocean, these lines occur in राइम ऑफ द एंशंट मरीनर। दोस्तों राइम ऑफ द एंशंट मरीनर एक इंपॉर्टेंट वर्क है सैम्यूल टेलर कोलरिज की, जो कि लिरिकल बैलाड्स में ये पोइम पब्लिश हुई थी। Question number 15 is magic realism is closely associated with। Yes, magic realism। मैजिक रियलिज्म क्या होता है बिफोर डिस्कसिंग कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है। दोस्तों मैजिक रियलिज्म में हम एक रियलिस्टिक व्यू जो है उसको दिखाते हैं, जो भी वर्ल्ड का रियलिस्टिक व्यू होता है उसको हम दिखाते हैं, जिसमें हम ऐड करते हैं साइमल्टेनियसली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या मैजिकल एलिमेंट्स। सो रियलिस्टिक व्यू के साथ सुपर नेचुरल एंड मैजिकल एलिमेंट्स हम लगाते हैं टू गिव इट अ ग्रेट इफेक्ट। सो दैट्स कॉल्ड एज मैजिक रियलिज्म। और इसके साथ जो क्लोजली एसोसिएटेड है दैट इज गैब्रियल गार्सिया मार्केज। Gabriel Garcia Marquez, who is closely associated with magic realism. Now we have question number 16 here. Which of the following is not a partition novel? Not a partition novel, okay? पार्टीशन नॉवल इसमें कौन सा नहीं है? देखो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो लिखी है खुशवंत सिंह ने इन 1956, और इसमें पार्टीशन का जिक्र है कि क्या क्या हुआ उस टाइम। देन वी हैव सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम।
सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, एक ये भी कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है लेला। लेला इज़ एक्चुअली अ यंग गर्ल, और इसमें जो है सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, 2 decades बिफोर पार्टीशन एंड 2 decades आफ्टर पार्टीशन, उस चीज़ का जिक्र किया गया है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेट इन लखनऊ। देन वी हैव थर्ड नावल द शैडो लाइन्स। दोस्तों शैडो लाइन्स जो है ये 2 पार्ट्स में है, गोइंग अवे एंड कमिंग होम। 1988 में लिखी गई है। किसने लिखी थी? द शैडो लाइन्स है बाय अमिताव घोष। शैडो लाइन्स एक्चुअली हिस्टोरिकल नावल है जो कि जिसमें डिस्कस किया गया है नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज विच एलिनिएट इंडिविजुअल्स, और इसमें शो किया गया है शैडो लाइन्स में द वायलेंस विच erupted in 1964. Then we have In Custody. In Custody is by Anita Desai, 1984. और इन कस्टडी में शो किया गया है द डेथ ऑफ ओल्ड कल्चर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जो है उसमें किस तरह से चेंज आ गए हमारे कल्चर में, जो हमारा पुराना कल्चर वाइब्रेंट कल्चर था वो सारा चेंज हुआ। सो दिस इज अबाउट दिस कल्चर। आई थिंक द करेक्ट आंसर shall be the in custody, okay, which is not a partition novel, in custody, because it talks about culture. Now okay, we are coming here, question number 17. Yes, the title of Chinua Achebe's novel Things Fall Apart is drawn from a poem by, दोस्तों जो थिंग्स फॉल अपॉर्ट है ये एक नावल है जो चिनुआ अचीबे ने लिखी है, और इसका टाइटल जो है इट इज़ फ्रॉम अ पोइम बाय, वो आपको बताना है कि किस पोइम से इसका टाइटल लिया गया है। ओके, यस, इट इज़ बाय फ्रॉम ए पोइम बाय W.B. Yeats, जिसका नाम है पोइम का द सेकंड कमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पोइम जिसमें लिखा गया है कुछ इस तरह से लाइंस है। थिंग्स फॉल अपॉर्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosed upon the world, the blood dimmed tide is loosed and everywhere. So यहाँ से ये टाइटल लिया गया चिनुआ अचीबे ने अपनी नावल थिंग्स फॉल अपॉर्ट। Then we have question number 18. Okay, yes, T.S. Eliot's poem The Wasteland, अभी मैंने बताया द वेस्टलैंड जो है 1922 में पब्लिश हुई। यस, इट इज़ डेडिकेटेड टू इल मैग्लियोर फैब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन, विच रेफर्स टू, वेस्टलैंड डेडिकेट किया गया इल मिग्लियोर फैब्रो को, जिसका नाम है द बेटर क्राफ्ट्समैन, विच रेफर्स टू। देखो अगर आपको पता होगा T.S. एलियट और इजरा पाउंड जो थे ये दोस्त थे आपस में। ओके, सो हाउ दे बिकम फ्रेंड्स, बिकॉज ये दोनों T.S. एलियट और इजरा पाउंड एग्जाइल में थे 1914 में, और ये यूरोप में मिले थे जहाँ पे इन्होंने म्यूचुअल कमिटमेंट किया कि हम आर्ट्स में जो है म्यूचुअल कमिटमेंट शो करेंगे। ओके, सो इन्होंने बेटर क्राफ्ट्समैन किसको बताया था? इजरा पाउंड को। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल मेग्लियोर फैब्रो व्हाट इज इट, तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा मतलब है द बेटर क्राफ्ट्समैन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज रिटन बाय। सिंपली किसी भी कोई भी वर्क है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर, it is written by Alan Sillitoe. Yes, Alan Sillitoe. Last question for today's video, because video लंबी हो जाती है फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। So Fagin is a character in, Fagin किस में कैरेक्टर है? So मेन कैरेक्टर जो है इनको याद रखना ज़रूरी है। Fagin is a character in Oliver Twist। अगर हम दोस्तों देखेंगे ब्लीक हाउस में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज इस्थर समरसन। इस्थर समरसन इसमें जो है ये एक हीरोइन है।
Then we have in hard times another important character, that is Grind, Grind, जो हार्ड टाइम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। डेविड कॉपरफील्ड जो कि बिल्डिंग्स रोमन है, ये चारों नॉवेल्स जो है ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स एंड ओलिवर ट्विस्ट, दीज आर बाय चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस के जितने भी वर्क्स हैं इनकी समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेविड कॉपरफील्ड इंस्पायर नरेटेड बाय डेविड कॉपरफील्ड हिमसेल्फ। ये एक बिल्डिंग्स रोमन में है जिसमें जर्नी दिखाई गई है डेविड कॉपरफील्ड की, फ्रॉम हिज इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस से थोड़ा रिविजन हो जाएगा और आपको पता चला गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड ऑल्सो यू मे शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू।